आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम अपने एनसीईआरटी कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का किताब है जिसमें हम आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है अर्थशास्त्र एक प्रस्तावना के रूप में कि अर्थशास्त्र है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक। तो हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अर्थशास्त्र को दो शब्दों में बांटा गया है, आइकोस और नोमोस। आइकोस का मतलब होता है परिवार से होता है, जबकि नोमोस का मतलब होता है प्रबंध, मतलब मैनेजमेंट करने से। जिस प्रकार परिवार के मुखिया की जो उनकी आय होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, और उनकी जो परिवार की आवश्यकता है वो अनंत है। तो उसी सीमित आय में से अपने परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की जो प्रबंध की जो व्यवस्था की जाती है, जो समस्याओं का जो समाधान निकालते हैं परिवार के मुखिया, तो उसी को हम अर्थशास्त्र में ये सब चीज़ें शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कौटिल्य है वो प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र का जो उल्लेख था वो राजनीति से संबंधित था। यहाँ पे दिया है विषय वस्तु था राष्ट्र के धन का अध्ययन के संबंध में था। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं आपको बता दूं वो है एडम स्मिथ। ठीक है, ये सभी बच्चों आपको याद रखने हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, इसको मत भूलिए। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिए हुए हैं वो अनेक अर्थशास्त्रियों ने दी है अपने अपने अनुसार से। पहला जो परिभाषा दिया है वो धन संबंधी परिभाषा दिए हैं, कल्याण संबंधी परिभाषा दिए हैं, दुर्बलता या सीमितता संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं दी हैं। ये पांचों परिभाषाएं अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्री हैं, जो विद्वान अर्थशास्त्री, उन्होंने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दिए हुए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा जिसके जो अर्थशास्त्री जो दिए हैं, सम्मिलित किए, वो है आपके एडम स्मिथ और जे.बी. वार्कर ने धन संबंधी परिभाषा को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो धन संबंधी, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। इनकी एक पुस्तक भी आई थी, यहाँ पे लिखा भी है। एडम स्मिथ जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता समझे जाते हैं, उनकी एक पुस्तक आई थी 1776 में, लिखित पुस्तक इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं कारणों की खोज, इनकी एक पुस्तक आई थी। इन्होंने कहा है कि इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, मतलब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति धन के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने धन संबंधी परिभाषा दिए हैं। आप इसको मत भूलिए। दो अर्थशास्त्री जिन्होंने एडम स्मिथ और जे.बी. वार्कर ने ये परिभाषा दी है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा भी है साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में धन से तात्पर्य मुद्रा से लिया गया है, किंतु अर्थशास्त्र में धन का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस परिभाषा का केंद्र बिंदु धन है। तो इस पे उन्होंने प्राथमिक बल दिए हैं, धन पे। धन की विशेषताएं, यहाँ पर धन संबंधी परिभाषा की विशेषताएं दिए हुए हैं। सबसे प्रथम विशेषता है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जी हाँ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, क्योंकि हमारे एडम स्मिथ और जे.बी. वार्कर ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है, क्योंकि हम धन के माध्यम से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए धन को उन्होंने प्राथमिकता दी है। सेकंड है राष्ट्र के संबंध में किया जाता है। जिस प्रकार अभी हम पढ़े कि प्राचीन अर्थशास्त्र का संबंध किससे था, राज्य के संबंध में था, राज्य के धन के संबंध में था, इसलिए अर्थशास्त्र को राज्य के संबंध में माना जाता है, इसका अध्ययन करते हैं। तीसरा है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री धन है, यह मनुष्य को गौण स्थान प्रदान करता है। जी हाँ, हमारे एडम स्मिथ जे.बी. वार्कर ने इसकी जो प्रमुख बल दिए हैं वो धन पे दिए हैं, और द्वितीय स्थान पे रखें, गौण स्थान पे मानव मनुष्य। चौथा जो है, इस परिभाषाओं के अनुसार मानवीय सुखों का आधार धन है। जी हाँ, मानवीय सुख, जब भी हम सुख प्राप्त करने के लिए हैं तो इसमें हमारा धन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हम धन के माध्यम से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। पांचवा
पांचवा दिया है, इन परिभाषाओं में से एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की गई जो स्वहित की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता है। जी हाँ, आर्थिक क्रिया वह क्रिया जो धनोत्पादन के उद्देश्य से की जाती है, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि ऐसे हमें ऐसे मनुष्य की कल्पना की जानी चाहिए जो स्वहित आर्थिक क्रिया करे, जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करने के लिए क्रिया करे। छठवां है, व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र समृद्धि संभव है। जी हाँ, ये भी सही है। अगर व्यक्तिगत समृद्धि करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति आगे की ओर बढ़ेंगे, तो उससे हमारे देश का भी समृद्धि होगा, देश का भी विकास होगा। इसकी आलोचना भी की गई है, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। आलोचना मतलब तो निंदा करना, कि इन्होंने जो दिए हैं धन संबंधी परिभाषा, उन्होंने सबसे पहला कहा है धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिए हैं। जी हाँ, जो हमारे एडम स्मिथ और जी बी से वारकर हैं, उन्होंने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिए हैं उन्हें, और मनुष्य को स्थान नहीं दिए, मनुष्य को द्वितीय स्थान पर रखें कि सबसे प्रथम पे धन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आवश्यकता है वो धन के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जबकि मनुष्य में आर्थिक क्रिया के साथ साथ अनार्थिक क्रिया भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इन पर आवश्यकता से अधिक बल दिए हैं। सेकेंड है, धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग। जी हाँ, धन का यहाँ पे संकुचित मतलब होता है सिकुड़ना। धन का संकुचित मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा। तो अर्थशास्त्रियों ने धन का संकुचित क्षेत्र में प्रयोग किया गया, भौतिक वस्तुओं के रूप में ही प्रयोग किया गया है, अभौतिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया है। अभौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जिसका एक मूल्य क्या है, अमूल्य है, तो इसका अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग बताया गया है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना। जी हाँ, आर्थिक मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो मानव होता है उनमें आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया दोनों प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं, इसलिए आर्थिक मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते। अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं की जाती, जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं की जाती। ठीक है, आर्थिक क्रिया वो क्रिया जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अनार्थिक क्रिया में हो जाते हैं आपका दया हो गया, किसी को हम दया करते हैं, किसी को हम अपना कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, प्रेम हो गया, करुणा हो गया, मित्रता हो गई, सहयोग हो गया, ये सभी होते हैं अनार्थिक क्रियाएं। धन का संकुचित क्षेत्र। जी हाँ, धन का संकुचित क्षेत्र में ही है, जैसे हम भौतिक वस्तुओं का धन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम धन का अभौतिक रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अभौतिक वस्तुएं हैं, उन्हें हम धन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए धन का संकुचित क्षेत्र में उपयोग होता है। सेकंड पढ़ते हैं कल्याण संबंधी परिभाषा। जी हाँ, सेकंड है आपका कल्याण संबंधी परिभाषा, जिनमें अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया है। अल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा को मानव कल्याण का विज्ञान बताया है। इन्होंने धन को मात्र साधन के रूप में माना है, मतलब जो हम मनुष्य हैं उनको प्रथम स्थान पर रखे हैं, और जो धन है उसे साधन के रूप में कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम धन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, माना कि जबकि मानव कल्याण को मुख्य उद्देश्य धन की सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, कल्याण संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। उन्होंने धन को सिर्फ साधन माना है, और जो मनुष्य है वो धन का प्रयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए क्या करे, अपना विकास करे, मानव कल्याण का विकास करे। इसी प्रकार इनकी व्याख्या भी बताई गई है, आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं। मार्शल ने राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नाम दिया। जी हाँ, इन्होंने भी राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नाम दिया। सेकंड में है, इन्होंने मानव
जो उनके कार्य होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र मानव के साधारण और व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। जी हाँ, जब मानव का जब मानव का अध्ययन करेंगे, सामाजिक लोगों का अध्ययन करेंगे तो हमें उनके कार्यों का भी अध्ययन हो जाएगा और उनके धन के वितरण, धन के उत्पादन, उपभोग, आर्थिक क्रियाएं जो भी करते हैं हम उनकी जानकारी प्राप्त होंगी। जो भी धन के उत्पादन होंगे, उपभोग, विनिमय, धन के वितरण, ये सभी उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। अर्थशास्त्र मार्शल ने भी अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे दिखा है, एक है आपका आर्थिक क्रिया, एक है अनार्थिक क्रिया के रूप में बांटा गया है। बाकी का आप पढ़ लीजिए, उतना कठिन नहीं है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। जी हाँ, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इसमें कल्याण संबंधी परिभाषा में किसका कल्याण होना चाहिए, मानव को होना चाहिए, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, इसलिए यह सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है। जी हाँ, अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये है मानव कल्याण में वृद्धि करना, कि लोग जो भी भौतिक वस्तुएं देखते हैं उनका अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करते हुए अपना विकास करें।